आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर अब पॉलिटिकल साइंस के वीडियो स्टार्ट हो गए हैं। जो विद्यार्थी बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल के एग्ज़ाम अभी देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, मैं बताऊँ आपको, जब तक बच्चों आप लोग पढ़ाई मन लगा के नहीं करोगे तो देखिए ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकते। जिंदगी के 30 वर्ष जो प्रारंभ के हैं वो आपकी आगे की ज़िंदगी को बड़े आरामदायक बना देते हैं अगर अब आप इसमें मेहनत करते हैं। तभी तो कहते हैं, किसी ने ठीक ही कहा है कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। तो आप कुछ करेंगे तो बाद में चारों दिशाओं में आपकी सफलता बोलेगी और जिससे आप पूर्ण रूप से क्या होंगे, सफल होंगे। मुझे पूरी आशा है कि आप लोग सफल होंगे और अच्छे से सफल होंगे। अब देखिए, आज का हमारा टॉपिक है वो है कि राज्य क्या है, राज्य की परिभाषा क्या है, राज्य के तत्व क्या है। राजनीति विज्ञान में राज्य बहुत अधिक महत्व रखता है। तो देखिए, 16 नंबर का क्वेश्चन आता है। जो भी बच्चे अभी ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम देते हैं उनमें 16 अंक का एक यूनिट में से कोई ना कोई 1% करना होता है, वो चाहे किसी में भी है। वो कितना बड़ा आपको लिखना है, ये मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि पेपर अटेम्प्ट करने का आप लोगों का तरीका क्या है। आज तो मैं आपको ये प्रश्न समझाती हूँ कि राज्य क्या है। अब देखिए, सबसे पहले ये प्रश्न लिखेंगे तो हम परिचय लिखेंगे, जिसमें हमें लिखना होगा कि राज्य क्या है कि व्यक्तियों का एक संगठित समूह होता है और वो एक निश्चित भूमि पर एक सीमाओं के अंदर अपने जनता को बसा के रखता है और जिसके पास खुद की एक व्यवस्था कायम करने के लिए सरकार होती है। और वो राज्य पूर्ण रूप से क्या होता है, स्वतंत्र होता है, संप्रभु होता है। जैसे कि 1947 के से पहले भारत राज्य नहीं था, जबकि भारत के पास ब्रिटिश सरकार थी, भूमि थी, जनसंख्या थी, लेकिन भारत के पास संप्रभु सत्ता नहीं थी। तो संप्रभु सत्ता के अभाव में वो राज्य नहीं था। राज्य की एक बहुत ही स्ट्रिक्ट परिभाषा मैक्स वेबर ने दी है। तो मैक्स वेबर राज्य की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि राज्य को वैधानिक हिंसा का एक अधिकार कहा जा सकता है। ये स्ट्रिक्ट परिभाषा कहते हैं कि राज्य जो है उसके पास कानून की इतनी शक्ति है, वो जो चाहे कानूनी तरीके से उन शक्तियों का क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। और भी बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने तरीके से परिभाषा दी है। प्लेटो क्या कहता है, अरस्तू क्या कहता है, मैकाइवर क्या कहता है। आप किसी की भी 2 परिभाषाओं को याद कर सकते हैं और पेपर में उनको आप अच्छे से लिख सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि किसी भी राज्य को बनाने के लिए हमें किन किन तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए, राज्य को बनाए रखने के लिए हमें राज्य के 4 तत्व बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है, जिसमें पहला तत्व है जनसंख्या। देखिए, जब भी कहीं कोई भूमि का टुकड़ा होगा, चाहे उस पे सरकार हो, चाहे हो या ना हो, लेकिन जनसंख्या के अभाव में कोई राज्य बन ही नहीं सकता, क्योंकि निर्जन जगह पर राज्य का निर्माण कैसे हो सकता है। अब किसी भी राज्य की जनसंख्या कैसी हो, ये अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें कही है, क्योंकि जनसंख्या होती है वो संख्यात्मक गुणात्मक दोनों दृष्टि से अच्छी होनी चाहिए। राज्य की खाली जनसंख्या रहेगी और मानव संसाधन के रूप में वो इस्तेमाल सही से नहीं हो रही, तो वो गुणात्मक जनसंख्या नहीं है। किसी भी राज्य में सर्वप्रथम जो आधार होता है वो जनसंख्या होता है। जनसंख्या के अभाव में राज्य की कल्पना हम कर ही नहीं सकते। और रूसो ने ये कहा है कि एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए। प्लेटो ने 5,040 बताई है, लेकिन ये उस समय की बातें हैं। आजकल जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इतनी कम जनसंख्या से राज्य का गुजारा नहीं चलता, क्योंकि जिस राज्य के पास में बहुत ज़्यादा भू क्षेत्र होगा और 10,000 या फिर वहाँ पे 5,040 जनसंख्या रहेगी, तो उस राज्य की सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाएगा। तो देखिए, समय के अनुसार ये परिभाषा आजकल 10,000 5,040 जनसंख्या का होना एक पर्याप्त मानना सही नहीं है। तो वर्तमान समय में विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य वो चीन है और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य वो भूटान है। दुनिया के जितने भी देश है, चीन सबसे अधिक जनसंख्या वाला, भूटान सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। अब हम आगे देखते हैं, जनसंख्या के बारे में हम ये विस्तार से लिख सकते हैं, बता सकते हैं
कि जनसंख्या है वो कैसी संख्यात्मक भी होनी चाहिए, साथ साथ गुणात्मक भी होनी चाहिए। क्योंकि जनसंख्या, हर एक देश में जनसंख्या करती है कितनी संरचना है, कितने आयु वर्ग के कितने लोग हैं, कितने कमा आश्रित लोग हैं, कितने दूसरों पर पराश्रित है, कार्यशील लोग हैं। इन सारी चीज़ों को देखते ही हम क्या कहते हैं, जनसंख्या को ये माना जाता है कि किसी भी देश की जनसंख्या है वो वहाँ के लिए एक मानव संसाधन है। मानव संसाधन, क्योंकि जैसी जनसंख्या होगी वैसा ही उस देश का क्या होगा, विकास होगा। अब हम आते हैं कि दूसरा तत्व है वो क्या है राज्य का, वो है निश्चित क्षेत्र, यानी कि भूभाग भी कह सकते हैं आप, खाली भूमि भी उसको कह सकते हैं, ठीक है। निश्चित भू क्षेत्र भी कह सकते हैं, कोई भी पॉइंट डालेगा। अब देखिए प्रत्येक राज्य की अपनी निश्चित सीमाएं होती है। आप देखेंगे संसार के अंदर जितने भी देश होते हैं वो अपने आप में विश्व में एक राज्य कहलाते हैं, और उनकी सबके मैप बने होते हैं, सबकी सीमाएं क्या होती है, निश्चित होती है। हर चारों तरफ के उनकी बाउंड्री निश्चित होती है, और एक उनका नक्शा होता है जिसके आधार पर वो क्या होती है, उनकी एक निश्चित क्या होती है, भूमि होती है। बिना निश्चित भूमि के हम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी राज्य होता है उसकी एक निश्चित भूमि होती है, और हर एक राज्य अपनी सीमाओं की क्या करता है, रक्षा करता है। क्योंकि जब तक उसकी सीमाएं सुरक्षित नहीं है तो उस राज्य को पुनः क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर बता सकते हैं कि भारत पाकिस्तान और चीन से अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए हर संभव क्या करता रहता है, प्रयास करता रहता है। इसी तरह और भी देश है जिनकी सीमाओं को खतरा है, वो उसके लिए प्रयास करते रहते हैं। तो राज्य का तीसरा तत्व है वो है देखिए सरकार। सरकारें अलग अलग तरीके की हो सकती है। उस देश की कैसी जनता है, उस देश का कैसा वातावरण है, उस देश की कैसी भौगोलिक स्थिति है, उस देश का इतिहास कैसा है, इसके आधार पर सरकारों के स्वरूप वहाँ पे अलग अलग चलते रहते हैं। तो देखिए सरकार कहीं पर राजतांत्रिक हो सकती है, कहीं पर सैनिक तंत्र हो सकती है, कहीं पर लोकतंत्र हो सकती है, कहीं पर एकात्मक, संघात्मक, अध्यक्षात्मक, किसी भी तरह की सरकारें हो सकती है। तो सरकारों का काम होता है कि उस देश के लिए व्यवस्था बनाना, कानून बनाना, कानूनों को संचालित करना, उनको क्रियान्वित करना, और अलग अलग देशों की सरकारें अपने अपने देश में क्या करती है, अलग अलग तरीके से काम करती है। क्योंकि देखिए सरकार का काम है कि जनता के लिए व्यवस्था बनाए रखना, जनता को अनुशासन में रखना। एक अलग से जो व्यवस्था बनाने का काम है, कानून बनाने का काम है, क्रियान्वयन का काम है, टैक्स इकट्ठा करना, उसको खर्च करना और सरकारी चीज़ों को बनाना, ये सारे काम, कानूनों को बनाना, उनका इम्प्लीमेंटेशन करना, ये काम किसका होता है, ये सरकार का काम होता है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट है प्रभुसत्ता। प्रभुसत्ता कह सकते हैं, संप्रभुसत्ता कह सकते हैं। अब देखिए जो भी देश स्वतंत्र है तो उसके पास क्या होती है, उसकी एक संप्रभुसत्ता होती है। आज़ादी से पहले भारत के पास संप्रभुसत्ता नहीं थी। प्रत्येक राज्य की एक सर्वोच्च शक्ति होती है जिसको हम क्या कहते हैं, संप्रभुसत्ता कहते हैं। संप्रभुसत्ता क्या है, देखिए संप्रभुसत्ता राज्य के नागरिकों को उन कानूनों को मानने के लिए बाध्य करता है जो कानून वहाँ की सरकार क्या करती है, बनाती है। क्योंकि संप्रभुसत्ता दो तरह की होती है, आंतरिक संप्रभुसत्ता, बाहरी संप्रभुसत्ता। ये दोनों की दोनों राज्य के पास ऐसी शक्ति है कि देश के अंदर कोई ऐसा संगठन या ऐसी शक्ति नहीं हो सकती जो सरकार से ऊपर हो या सरकार की बात मानने के लिए इनकार करता हो, या बाहरी कोई भी देश हमारे देश पर आक्रमण नहीं कर सकता। क्योंकि इन दोनों अवस्थाओं में कोई भी देश है वो अपनी संप्रभुसत्ता को बनाए रखता है। बाहरी रूप से किसी के दबाव में नहीं आना, आंतरिक रूप से कोई संगठन ऐसा ना हो जो देश में एक मजबूत संगठन बन जाए और सरकार को चैलेंज कर सके, ऐसा नहीं है। तो देखिए संप्रभुसत्ता है वो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य तत्व माना जाता है। संप्रभुसत्ता राज्य की आत्मा कही जाती है, क्योंकि संप्रभुसत्ता के अभाव में हम कल्पना नहीं कर सकते। राज्य एक शरीर मात्र रह जाता है अगर उसके अंदर संप्रभुसत्ता नहीं है। संप्रभुसत्ता रूपी आत्मा का प्राण प्रतिष्ठान जब राज्य के अंदर कर दिया जाता है तो एक जीवित अवस्था में राज्य बन जाता है। इसलिए संप्रभुसत्ता हम सब के लिए
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि राज्य के पास संप्रभु सत्ता है तो राज्य जीवित है, हम लोग क्या है, सुरक्षित है। तो संप्रभु सत्ता है वो आंतरिक और बाहरी दृष्टि से एक राज्य को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। आप देखिए इसी तरह से साथ साथ में राज्य की विशेषता भी साथ साथ लिखनी आए तो हम लिख सकते हैं कि राज्य की जो सीमाएं होती है वो कभी कभी परिवर्तित भी होती रहती है। हमने कोई राज्य का टुकड़ा किसी के साथ समझौते में काम करने के लिए दे दिया, किसी का ले लिया, कोई देश आपस में युद्ध करके या जीत कर राज्यों को अपने अधीन ले लेते कुछ टुकड़ों को। कभी कभी क्या होता है, जनसंख्या भी घटती बढ़ती रहती है, ये हमें सेंसस होती है तो हमें पता चलता है ना। और लेकिन राज्य में सरकारें भी बदलती रहती है, लेकिन संप्रभु सत्ता है वो राज्य में क्या होती है, हमेशा परमानेंट रहती है। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक देश को एक राज्य की स्थिति में माना जाता है, और किस राज्य को ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, किसको कम, ये उस राज्य की साख पर निर्भर करता है कि देखिए उसके अंदर क्या हलचल है, क्या स्थिति है, विश्व में उसका कौन सा स्थान है। तो उस से ही उसको अपेक्षा और उपेक्षा दोनों का क्या करना पड़ता है, शिकार होना पड़ता है। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर किस राज्य को कितना ज़्यादा सम्मान मिल रहा है, कम सम्मान मिल रहा है, ये उसकी संप्रभुता, उसकी सरकार, उसकी जनता का हित, ये सारी चीज़ें क्या करती है, निर्धारित करती है। तो इस तरीके से हम एक एक पॉइंट करके साथ में राज्य की विशेषता भी इसमें बना सकते हैं। दूसरे बाद में सबसे लास्ट में हमें अगर 16 नंबर का प्रश्न है तो निष्कर्ष लिखना होता है। उसमें आप लिख सकते हैं कि राज्य अन्य जितने भी समूह होते हैं उनसे क्या होता है, अलग होता है। बहुत सारी समितियां होती है, बहुत सारे संघ होते हैं, बहुत सारे समूह होते हैं, संदर्भ समूह है, प्राथमिक समूह, द्वितीय समूह, उन सब से अलग क्या होता है, राज्य होता है। क्योंकि राज्य के पास कानून बनाने की शक्ति होती है, और राज्य के पास इतनी ज़्यादा शक्ति है कि वो अपने द्वारा बनाए हुए कानूनों को जनता के ऊपर क्या करता है, लागू करता है, उनको क्रियान्वित करवाता है, जनता को उसमें क्या करता है, शामिल भी करता है। राज्य के पास एक संप्रभु सत्ता होती है, ये संप्रभु सत्ता और बाकी किसी संघ और राज्य में नहीं पाई जाती है। इस तरीके से आप बड़ा 16 नंबर का प्रश्न, निबंधात्मक बड़ा प्रश्न आप आराम से कर सकते हैं। और संप्रभु सत्ता है वो 2 नंबर में भी आपके जो संक्षिप्त में टिप्पणी आती है उसमें भी आ सकता है। तो अच्छे से संप्रभु सत्ता और उसके 2 भारी और आंतरिक रूप है उसको भी आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि समय समय पर आपको वीडियो मिलती रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में आप लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।